नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2 बज रहे न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, बात होगी इस न्यूज रूम लाइव में इंडोनेशिया में भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई है सही जी, और अगले साल ये आयोजित अब भारत में होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है सही जी। बिल्कुल, सितंबर में होगा आशु, और इस खबर पर तो हमारी नजर रहेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लेकिन उधर गुजरात में चुनावी गहमा-गहमी जोरों पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पर्चा भर दिया है। अमित शाह, राजीव वहां पर मौजूद थे। हम आगे आ जाते हैं, राजीव से आते हैं, हम यहाँ पर आ जाए। लीजिए, आ गए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राजीव ढोंडियाल। बात हम श्रद्धा हत्याकांड की भी करेंगे। आइए। पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस की टीम ने एक पुतले के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। सुमंत, देखिए, क्राइम सीन को यहाँ भले रिक्रिएट किया गया, लेकिन पोलैंड में एक मिसाइल हमला हुआ है राजीव, और इससे हड़कंप मच गया। चारों तरफ हड़कंप है। ये पूरी खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे। आपके साथ मैं हूँ शुभांकर, और अगली खबर अर्पिता। शुक्रिया शुभांकर, शुक्रिया आशुतोष, सईद जी और राजीव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। तो जिस तरीके से पोलैंड में मिसाइल हमला होता है, उसके साथ ही साथ ये चर्चाएं चलने लगती हैं कि क्या सर कोई बड़ा अब महायुद्ध में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी खबरें जिस तरीके से आ रही हैं वो ये कि अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये कहां से गिरा, क्योंकि रूस ने इससे इनकार कर दिया है कि उन्होंने ये हमला नहीं किया है। खबरें तो ये भी हैं कि यूक्रेन ने ही ये हमला किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा केस से जुड़ा हुआ। वहां पर आपको बता दें, आफताब का नार्को टेस्ट करने की बात भी सामने आ रही है। जी अर्पिता, बड़ी खबर ये श्रद्धा से जुड़ी हुई, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बताएं, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये खबर है। आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। अदालत ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है, और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी और दलील दी थी कि आफताब जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी, जहां आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अरविंद ओझा और हिमांशु। अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरह से ये जानकारी मिल रही है, और इससे इस केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को आप विस्तार से जानकारी दें। देखिए, आपको बताऊं कि ये जो हत्याकांड है ये 6 महीने पहले हो चुका था, यानी 18 मई को, और खुलासा होता है 12 नवंबर को। इस दौरान जैसा आरोपी बता रही है दिल्ली पुलिस आफताब को, उसको 6 महीने का वक्त मिला अगर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, और 6 महीने काफी होते हैं किसी भी आरोपी को सबूत मिटाने के लिए। और ऐसे में जब उसी क्राइम स्पॉट पर, मौका वारदात पर आरोपी रह रहा हो, यानी जहां पर श्रद्धा की हत्या की, जिस फ्लैट में, जिस कमरे में, उसी जगह पर 6 महीने से वो रह रहा था, तो ऐसे में उसके पास काफी वक्त था और तमाम वो सबूतें मिटाने का। कमरे से खून के धब्बे लगभग ना के बराबर मिले हैं, क्योंकि उसने केमिकल सोल्यूशन से वो तमाम खून के धब्बे मिटा दिए थे। फ्रिज जिसमें बॉडी के टुकड़े रखते थे, वो तमाम वहां से एविडेंस उसने मिटा दिए हैं। अब जब आफताब से पूछती है दिल्ली पुलिस की श्रद्धा का मोबाइल फोन कहाँ है, वो आला कत्ल कहाँ है जिससे तुमने बॉडी के टुकड़े किए, तो उस पर लगातार वो गुमराह कर रहा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी, दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी है। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है, नार्को टेस्ट तभी करवाया जाता है जब अक्यूज्ड का कंसेंट होता है, यानी आरोपी भी उसके लिए हामी भरे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, जी सही, हाँ, ये नार्को का आपने उल्लेख किया अरविंद, इस पर हम आपसे और बात करेंगे। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ हैं, हिमांशु से भी हम नार्को टेस्ट के बारे में समझना चाहेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाएं आपको कि किस तरह से नार्को टेस्ट होता है, इसकी क्या महत्ता है, और इस तरह के जघन्य अपराधों में ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब बेहद शातिर है। पुलिस को भी अब तक इस बात का अंदाजा हो गया है। पूछताछ में वो सवालों का जवाब तो दे रहा है, लेकिन सच बोल रहा है या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। शर्मिंदा हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? आफताब को हमने 2 बार बुलाया था, उसको इनिशियली पूछताछ किया था, सेकंड टाइम बुलाया था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। नहीं, उसके जो स्टेटमेंट दिया था उसने, मतलब जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया था, उसके बाद में उसको जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, उसके हर टाइम उसका स्टेटमेंट में उसको वेरिएशन था, विसंगति था। ताकि सूत्रों की माने तो आफताब के बयान में पुलिस को कई गड़बड़ियां नजर आ रही हैं।
लिहाजा श्रद्धा मर्डर केस की उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट करवाने जा रही है। पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर होगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी है कि कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, और इसीलिए पुलिस जो भी बयान आफ्ताब दे रहा है उसको वेरीफाई कर रही है, सबूतों से मिलाने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि कितना ये सच बोल रहा है, उसकी लोकेशन से उसकी मैच कराने की कर रही है कोशिश बातों से कि किस तरीके से वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। पहले भी कई मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट का सहारा ले चुकी है। अगर इस बार भी अदालत से इजाजत मिल जाती है तो दवाओं के असर में आफ्ताब से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसा आरुषि तलवार केस में कृष्णा का किया गया था। हालांकि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को अदालत में सबूत के तौर पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उससे ये साफ हो जाएगा कि आफ्ताब के बयानों में कितनी सच्चाई है। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के मिलान से दरिंदगी की एक एक तस्वीर साफ हो जाएगी। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। नार्को टेस्ट की मांग हो रही है, लेकिन ये नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है? आरोपी को जो है दरअसल साइकोएक्टिव जो है इसमें दवा दी जाती है, एक मेडिसिन दी जाती है। उस दवा को दिए जाने के बाद से जो दवा दी जाती है उसे एक जो है ड्रग इसे कहा भी जाता है। इस ड्रग से दरअसल होता यह है कि कई मामलों में सोडियम पेट्रोथॉल का इसमें इंजेक्शन दिया जाता है। मकसद यह है कि उससे सच किस तरह से बाहर निकलवाया जाए। खून में जैसे दवा पहुंचती है, आरोपी अर्धचेतन अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि उसकी चेतना वैसी नहीं रहती है जैसे आमतौर पर रहती है, अर्धमूर्छित अवस्था में रहता है। और ऐसे में आरोपी जांच टीम अपने अपने सवाल उसके सामने रखती है और फिर ऐसे में वो सारे के सारे जवाब देता है। टीम में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। जब भी ये दवा दी जाती है, जब नार्को टेस्ट होता है, तो ये तमाम एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होते हैं। हिमांशु भी हमारे संवाददाता इसमें। हिमांशु, जब पुलिस नार्को टेस्ट की अब मांग कर रहे हैं, यानी कि आफ्ताब लगातार भरमाने का प्रयास कर रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अभी तक पुलिस के पास क्या था राजीव? सिर्फ उसकी कहानी। उसने कहा कि 18 को मैंने मर्डर किया, टुकड़े किए और इस जंगल में लाके बॉडी ठिकाने लगा दी। तो पुलिस इसी आधार पर इस केस को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस को वो हथियार नहीं मिला जिससे उसने लाश के टुकड़े किए। मोबाइल फोन नहीं मिला, जो श्रद्धा का मोबाइल फोन था वो भी नहीं मिला। खून के जो कपड़े थे वो पुलिस को बरामद नहीं हो पाए। लाशों के टुकड़े तलाशते हुए पुलिस को अरसा हो गया, लेकिन अभी तक सिर का अभी कोई पता नहीं, और जो भी टुकड़े बरामद हुए हैं अभी उनकी फोरेंसिक जांच होनी बाकी है। तो ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ कि गुमराह तो नहीं कर रहा है आफ्ताब, और इसके बाद पुलिस ने इस तरीके की साइंटिफिक जांच की बात सोची और नार्को टेस्ट के लिए गए, ताकि अगर कुछ ये छुपा रहा है तो सच बाहर आ जाए। नार्को टेस्ट देखिए सीधे कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन जब सच बाहर आ जाएगा तो पुलिस को जांच को एक दिशा मिल जाएगी। पुलिस के लिए बहुत जरूरी है बॉडी पार्ट्स, छोटे-छोटे, और इसके अलावा जरूरी है वो मेडिसिन के नाम लिखे हुए थे मुश्किल। सर आप बता दो फिर से, मैं भूल जाऊं। हाँ जी सर। उसके बाद वो जो फोन है श्रद्धा का वो बरामद करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है आफ्ताब, और इसीलिए नार्को टेस्ट का सहारा पुलिस लेना चाहती है। और इतना ही नहीं, देखिए पूछताछ में मनोचिकित्सकों की भी मदद पुलिस ले रही है। ये देखने की कोशिश कर रही है, उसके हाव भाव को समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं वो गुमराह कब कर रहा है, कब वो झूठ बोल रहा है, कब वो पुलिस को कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है, कब वो पुलिस को सच से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए पुलिस इस तमाम जांच का सहारा ले रही है। नार्को टेस्ट भी इसीलिए पुलिस कराना चाहती है। ठीक है, आपने हिमांशु तमाम जानकारियां दी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच दर्शकों को बता दें कि पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सबूतों की तलाश करना, जैसा कि हिमांशु बता भी रहे थे। और यही वजह है कि पुलिस चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कपड़े हो, उसके शव के टुकड़े हो, तमाम चीजों को घर से लेकर जंगलों में तलाश रही है। और इसी को लेकर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के महरौली के पास के जंगलों में एक बार फिर हलचल है।
पुलिस वाले चप्पा चप्पा छान रहे हैं और श्रद्धा हत्याकांड के सबूतों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आज पुलिस ने पूरे जंगल की किलाबंदी कर रखी है। जंगल में हम मौजूद हैं यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पर पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं। अंदर लगातार जो लोकेशंस आफ्ताब की तरफ से बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खोजबीन लगातार जारी है। आप देखिए इसके आगे यहाँ पर पुलिस, अब आगे किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ पर देखिए पुलिस ने डंडा लगा दिया और पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। और ये नहीं, ये सिर्फ इसी जगह पर जो जंगल के तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं उन सभी जगहों पर पुलिस इसी तरीके से उन्होंने एंट्री बंद कर दी है। और अंदर जो पुलिस की टीम है जिसमें महरौली थाने के SHO भी हैं, वो सभी लोग लगातार पार्ट्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये कवायद लगातार पुलिस जारी रखी हुई है और पुलिस को जिन चीजों की तलाश हो उसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, हथियार और इसके अलावा पूरे बॉडी पार्ट्स। अब पुलिस को जब पार्ट्स जो मिले भी हैं उनकी सबसे पहले तो फॉरेंसिक कराई जाएगी। ये तय किया जाएगा कि हाँ वो मानव अंग है, और उसके बाद फिर उनका जांच DNA मैच कराया जाए। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती आफ्ताब के खिलाफ सबूत जुटाने की है। पुलिस को अभी तक श्रद्धा के शरीर के सारे टुकड़े नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि लाश के जो टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के हैं या नहीं। वो हथियार कहाँ है जिससे वारदात को अंजाम दिया गया। अगर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की तो कब? श्रद्धा वॉलकर का मोबाइल कहाँ है? इन सवालों ने पुलिस को परेशान कर रखा है। महकमे के आला अधिकारी बैठक पर बैठक कर रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल DNA रिपोर्ट पे टिकी रहेगी। पहले DNA रिपोर्ट, क्योंकि अगर कहीं जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो जो बरामद हुए हैं उनमें श्रद्धा से DNA मैच नहीं करता है तो ये अपने आप में पुलिस के लिए बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि इसके बाद सबसे पहले तो पुलिस को यही साबित करना पड़ेगा कि श्रद्धा का कत्ल हुआ भी है या नहीं हुआ है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो पुलिस इसीलिए इस पूरे मामले में कोई भी एस्पेक्ट जो है, कोई भी कॉर्नर, कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाह रही है। इसीलिए पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं। पूछताछ करने के लिए सीनियर अधिकारी पहुंचे थे कल। वहाँ स्पेशल कमिश्नर, DCP रैंक के अधिकारी थाने में देर रात तक मौजूद थे। मीटिंग होती रही, बातचीत होती रही। पुलिस को केस से जुड़ी चुनौतियां पता है, इसलिए बार बार जंगलों से लाश के टुकड़े तलाशने की कोशिश हो रही है। मंगलवार को भी कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला ताकि सबूत नहीं मिलने के हालात में रणनीति में बदलाव किया जा सके। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो यहाँ सबूत इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने, क्योंकि वक्त लंबा हो चुका है। CCTV फुटेज आपके पास अभी तक रह जाए 6 महीने तक, ये बहुत मुश्किल है। दूसरा, आपके पास अभी हथियार भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस अपनी तरीके से कोशिश कर रही है, चाहे वो महरौली के जंगल में जाना हो या पूरी घटना का क्राइम जो सिचुएशन कैसी रही होगी उसको रिक्रिएशन करना हो। ये सब अभी पुलिस करती नजर आ रही है। पुलिस पता लगा रही है 18 मई का सच। क्राइम सीन पर वारदात का रिक्रिएशन। आफ्ताब ने कैसे की थी श्रद्धा की हत्या? आफ्ताब ने हत्या के बाद कैसे मिटाए सबूत? 18 मई की रात को असल में क्या हुआ था, इस बात का पता लगाने के लिए सोमवार देर रात आफ्ताब के साथ दिल्ली पुलिस ने उस फ्लैट में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ये बात पुलिस के सामने तो आ ही चुकी है कि उस रात आफ्ताब और श्रद्धा के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। लड़ाई के दौरान आफ्ताब ने पहले श्रद्धा की जमकर पिटाई की। आफ्ताब की पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई थी। इसके बाद आफ्ताब श्रद्धा के ऊपर छाती पर बैठ गया। छाती पर बैठकर श्रद्धा का गला दबाया और मार डाला। ये सारे सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची थी। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने केमिकल की बात कही। तो पुलिस ने कल घर पे जाकर के रिक्रिएट भी किया क्राइम सीन, ताकि ये पता लग सके कि किस तरीके से उसने किस जगह पे मारा, और वहां से कोशिश की जाए कि कुछ खून के धब्बे मिले। अगर खून के धब्बे श्रद्धा के
खून के धब्बे उसके घर से मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खून साफ करने के लिए फ्रिज और कमरे को सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से साफ किया। इसी वजह से खून के धब्बे नहीं मिले। लिहाजा इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया और बारीक जांच की। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, हालांकि सादी वर्दी में, लेकिन सभी लोग थाने से हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं। और अब इसके आगे जाने पर पूरी तरीके से पुलिस ने पाबंदी लगा दी है। पुलिस का कहना है कि उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बरामद हो सके, क्योंकि पुलिस को पहले फॉरेंसिक करानी है और फॉरेंसिक के बाद डीएनए कराया जाएगा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जो पार्ट्स बरामद हो रहे हैं वो श्रद्धा के हैं। मर्डर के बाद आफताब बेफिक्र था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसका गुनाह जमीन फाड़कर भी बाहर आएगा और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। उसे न अपने जुर्म का पछतावा था और न कानून का डर। उसे एहसास तक नहीं था कि उसका गुनाह कितना भयानक है। अरविंद ओझा और अर्पिता आर्या के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। 6 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि युद्ध में तीव्रता जो है वो खत्म नहीं हुई है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस बार जबरदस्त मिसाइल अटैक किया गया है, जिसके बाद यूक्रेन का कहना है कि 90 से अधिक ठिकाने ऐसे हैं जहां पर रूस ने तबाही मचा दी है। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन पर एक साथ 90 मिसाइलों से अटैक। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार। बौखलाया रूस यूक्रेन को तबाह करने पर अड़ा। यूक्रेन से युद्ध में फुल एंड फाइनल हिसाब की घड़ी। तो क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सब्र खत्म हो रहा है? क्या पुतिन यूक्रेन को मिट्टी में मिला देने को उतावले हो रहे हैं? क्या रूस जंग को जल्द खत्म करने की हड़बड़ी में है? खतरा बढ़ रहा है, हालात हाथ से फिसल रहे हैं, संकेत अच्छे नहीं दिख रहे। पुतिन के दिमाग में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा चल रहा है। इसका ट्रेलर उन्होंने कल रात दिखा दिया, जब एक साथ 90 मिसाइल यूक्रेन पर झोंक दिए। अमेरिका अगर ये कह रहा है कि ट्रेजेक्टरी ऐसी लग नहीं रही है कि रूस की तरफ से हो सकता आया हो, लेकिन हम जांच करवाएंगे इसका, तो इसके मायने हो जाते हैं कि कोई भी हमला अगर हुआ है तो आज के दौर में पता लगाना मुश्किल नहीं होता है। आप उसके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कहां से वो हमला आया है, आप ये देख सकते हैं कि उसका जो निर्माण हुआ है वो वाकई वहां पर है, उसकी सीरियल नंबर से बहुत सारी चीजों की पहचान हो सकती है। तो ये सारी चीजें अब नेटो देश जो है उसको जांचेंगे। नेटो देश इसीलिए जांचेंगे क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है और नेटो के ऊपर यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जांच करे कोई भी कदम उठाने से पहले। यूक्रेनी सरकार का दावा है कि रूस ने तमाम इलाकों पर मिसाइल से हमले किए। ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिष्ठान, कारोबारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, रिहायशी इलाके, सब पर रूस ने अंधाधुंध मिसाइल दागा है। यूक्रेन की राजधानी कीव को इन मिसाइल हमलों से खासा नुकसान हुआ। यूक्रेन के कई अन्य शहरों में भी इन मिसाइल हमलों से भारी बर्बादी हुई है, लेकिन बावजूद इसके ज़ेलेंस्की ने रूस से आखिरी दम तक लड़ने का दावा दोहराया है। Більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація.
चंद रोज पहले ही यूक्रेन ने खेरसोन को रूसी कब्जे से आजाद करने का दावा किया था। खेरसोन हमेशा से रूस के टारगेट पर था। पुतिन आर्मी ने वहां भयानक तबाही मचाई थी, लेकिन खेरसोन से रूसी सेना के पीछे हटने को ज़ेलेंस्की ने बड़ी जीत बताया था और इसे युद्ध के खात्मे की शुरुआत तक कहा था। हालांकि ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि रूसी क्रूरता में कोई कमी नहीं आई है और यूक्रेन का मुंहतोड़ जवाब देना भी जारी है। यूक्रेन पर एक साथ 90 मिसाइल दागकर पुतिन ने दुनिया को अपने इरादे बता दिए हैं। कोई नहीं जानता कि ये युद्ध आने वाले दिनों में क्या रुख लेगा। आज तक ब्यूरो। भारत बना G20 का नया बॉस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में आज मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। G20 का बॉस भी भारत बन गया है बाली में और अब अगली कमान भारत संभालने वाला है। इससे पहले देखिए बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, मैक्रॉन से भी उनकी मुलाकात हुई, गले मिलकर हाथ मिलाते हुए नजर आए। जर्मन चांसलर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और इटली के पीएम से भी उनकी मुलाकात हुई, जो भारत के लिहाज में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। I convey to Prime Minister Modi of India. और इसी के साथ भारत बन गया है G20 का बिग बॉस। बाली सम्मेलन के समापन सत्र की ये तस्वीर हर भारतीय के लिए गर्व की तस्वीर है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो सांकेतिक रूप से पीएम मोदी को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपते नजर आ रहे हैं। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। इंडोनेशिया इस समय G20 देशों की अगुवाई कर रहा है। बाली में आज G20 देशों के सम्मेलन का आखिरी दिन था। 1 दिसंबर से भारत औपचारिक रूप से G20 देशों का अध्यक्ष बन जाएगा। पूरे साल भारत के अलग अलग शहरों में G20 देशों के 200 कार्यक्रम होंगे और इसका चरण 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन के रूप में होगा। G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। G20 देशों की अध्यक्षता संभालने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत में होने वाले सम्मेलन की थीम और एजेंडा दुनिया के सामने रखा। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। बाली का G20 सम्मेलन भारत के लिए बेहद खास रहा। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता तो मिली ही, साथ ही मोदी मंत्र की गूंज भी सुनाई दी। पीएम मोदी ने G20 देशों को शांति का जो संदेश दिया था, उसे बाली घोषणा पत्र में जगह दी गई। It is not an era of war.
ये युद्ध का दौर नहीं है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले समरकंद में जब ये बात कही थी, उस समय से जो बाइडेन ने इसकी बहुत चर्चा की थी, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने इसकी चर्चा की थी कि ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, कहने के लिए एक सामान्य सी चीज लगती है, लेकिन जिस काल में हम जी रहे हैं, क्या वहां पर युद्ध की गुंजाइश भी नजर आती है? प्रधानमंत्री ने यह सवाल उस समय उठाया था और कहा था कि यह समय नहीं है। जब ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस समय से, हालांकि ये संकेत पहले से मिल रहे थे और हम आज तक पर ये संकेत बता रहे थे अपने दर्शकों को कि इसको इंक्लूड किया जाएगा। कल पीएम मोदी ने G20 देशों के सम्मेलन में रूस यूक्रेन जंग को लेकर शांति का संदेश दिया था। पीएम मोदी ने समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए उस संदेश को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक मैसेज था कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही सबसे उचित माध्यम है। उस मैसेज का G20 समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट के नेगोशिएशंस में एक कंसेंसस बिल्ड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाली में मोदी मोदी की गूंज रही। कई संकटों से उलझी दुनिया के सामने एक विश्व गुरु की तरह पीएम मोदी ने अपनी राय रखी। बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, बाली दौरा, बेहद खास रहा है और बेहद तूफानी भी रहा है। देखिए, 45 घंटे के दौरे में तकरीबन 20 कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं पीएम, 10 मुलाकातें हो चुकी हैं। कल से लेकर आज तक कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। अब तक किन किन बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, इस पर एक विशेष रिपोर्ट। वैश्विक कूटनीति में ये भारत के शान की तस्वीर है। बाली में दुनिया के महाबली देश के नेताओं से मिलते पीएम मोदी बाइडेन मुलाकात की ये तस्वीर कल की है। मोदी से मुलाकात में बाइडेन की गर्मजोशी काफी कुछ कहती है। हाथ मिलाने के बाद मोदी बाइडेन को गले लगाते हैं। फिर बाइडेन अपनी सीट के बारे में पूछते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बाइडेन की सीट की तरफ इशारा करते हैं और फिर बाइडेन अपना एक हाथ पीएम मोदी के कंधे पर रखते हैं तो दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस दौरान पीएम उन्हें कुछ कहते हैं। पीएम की बात सुनकर बाइडेन उनकी पीठ पर थपकी देते हैं और जर्मन चांसलर से हाथ मिलाने चले जाते हैं। अब जिनपिंग से मुलाकात की ये तस्वीर देखिए। गलवान में हिंसक झड़प के करीब 2.5 साल बाद दोनों नेताओं की ये सार्वजनिक मुलाकात हुई थी। अपने दाहिने हाथ से जिनपिंग का एक हाथ पकड़े पीएम मोदी जिनपिंग से कुछ बतियाते नजर आए और जिनपिंग भी बड़े गौर से पीएम मोदी की बात सुनते रहे। मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग की पत्नी पेंग युआन भी मौजूद थी। कुल मिलाकर माहौल खुशगवार नजर आया। इन दो मुलाकातों ने बाली के G20 सम्मेलन को गर्मजोशी से भर दिया। मुलाकात का सिलसिला आज भी जारी रहा। तस्वीरें देखिए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की ये तस्वीर है। माहौल में गर्मजोशी साफ नजर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मिले तो वही दोस्ताना रुख यहाँ भी नजर आया। वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी का दोस्ताना रिश्ता बाली के मैंग्रोव फॉरेस्ट जंगल के दौरे में भी नजर आया। यहाँ पीएम मोदी ने पौधे भी लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए। मोदी किसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। बाइडेन और दूसरे नेताओं के भी चेहरे पर भी मुस्कान है। सहज भाव पीएम मोदी की खासियत है। वो जहां जाते हैं माहौल मोदीमय हो जाता है। बाली भी अछूता नहीं रहा। बाली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।